की है अमेरिका के सदर जो बाइडन ने, और दूसरा जो इंतखाबात कल होने जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं काफ़ी जगहों के ऊपर। इसलिए इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। आपसे कुछ देर पहले मैंने हमारे इंटर्नी वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको भी मैंने जो है उसके पॉइंट्स भी देखे हैं। अभी तक 6 महीने हो गए हैं, बिलावल साहब अनफॉर्चुनेटली एक लफ्ज़ भी नहीं सीख सके। और यही प्रॉब्लम होता है कि जब आप अपने बेटे को, अब आप पॉलिटिकल आपकी सीटें हैं, ग़ुलाम आपके पास हैं, तो आप उस बुनियाद के ऊपर वज़ीर ख़ारजा से इंटर्नशिप शुरू करेंगे तो यही नतीजा होगा जो पाकिस्तान देख रहा है, जो यहाँ पे हो रहा है। हमने ये बात बड़ी कंसर्निंग है, इसके ऊपर हमें बड़ी फ़िक्र है कि जिस तरीके से ये हुआ पाकिस्तान के अंदर, जो कल जो बाइडन साहब ने पाकिस्तान के एटमी असासों के ऊपर जो लफ्ज़ी गोलाबारी की है, पहली बात तो ये है कि हम उसके ऊपर शदीद एहतजाज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत, तो हमें इम्पोर्टेड हुकूमत तो है ही है, ये ऑक्शन के ज़रिए जो हुकूमत जो है वो आई है, हम उसकी जो कारकर्दगी है उससे का जो पोल खुला है उसके ऊपर जो है वो हमने एक शदीद कंसर्न है हमें। और तीसरी बात यह है कि इससे अंदाज़ा ये होता है कि जो बाइडन जो हैं उन्हें कोई पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स की जो प्रोग्राम है, जो उसके सेफ़गार्ड्स हैं, उसके मुतल्लिक उनको इल्म नहीं था और उन्होंने ऐसे ही जो मुंह में आया वो बात कर दी। और जो बाइडन ने ये पाकिस्तान के बारे में ही बात नहीं की है, अब से तकरीबन मेरा ख्याल है चंद दिन पहले या शायद एक हफ़्ता पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया के बारे में भी इसी तरह की हर्जा रसाई की थी और सऊदी अरेबिया ने उन्हें बड़ा सख्त जवाब जो है वो दिया था। और अब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है ये बात कर दी है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के जौहरी असासे हैं, ये नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के तहत है। हमारा जो मेकनिज़म है जौहरी हथियारों का, वो दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड जो मेकनिज़म है उसमें शामिल होता है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तहत काम करती है और हमारा जो सिस्टम है जौहरी हथियारों का, ये सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है। और हमारी जो आला तरीन सिविल और फ़ौजी क़यादत है वो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का हिस्सा है और सिर्फ वहाँ से ये ऑपरेट होता है। सो पहली बात तो ये है कि इसकी सेंट्रलाइज्ड हमारा कंट्रोल है, डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू क्या है? गुज़श्ता कई अशरों में दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने एटॉमिक एक्सीडेंट्स देखे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपको याद होगा बड़ा मशहूर हादसा हुआ था चेरनोबिल का, जहाँ एटमी रिएक्टर जो है वो कर गया था। इसके बाद अमेरिका में, खुद अमेरिका में 3 माइल्स इंसिडेंट हुआ जिसमें एक अमेरिका का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो उसको प्रॉब्लम आ गई थी। इसके बाद 2007 में तो अमेरिका में अजीबोगरीब एक बेहतियाती का मुजाहरा हुआ जब उनका एक B-52 तैयारा 6 एटॉमिक मिसाइल से लेस जो था वो तकरीबन 7 घंटे तक लापता रहा। ये ख़ुद अमेरिका का इंसिडेंट हुआ। और हमारे हमसाए हिंदुस्तान का तो आप रोज़ ही सुनते हैं कि उनका यूरेनियम चोरी हो गया है, उनके जो एसिड्स हैं, एटॉमिक एसिड्स हैं, उनके मुतालिक जो कंसर्न है वो तो हम रोज़ ही की बात है। और हिंदुस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा गैर महफूज समझा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम अरसे में एक भी वाक़या, एक भी इंसिडेंट पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर नहीं हुआ। और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर जौहरी हथियारों की जो हमारी हिफाजत है उसकी तारीफ़ दुनिया के हर फोरम के ऊपर हुई है। बदकिस्मती से
ये जो कल का क्रिटिसिज्म आया है इसका एक बैकग्राउंड है, और ये बैकग्राउंड ऐसे नहीं हुआ। आपको याद है इमरान खान जब बात करते हैं कि हमारी हुकूमत को कैसे एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के ज़रिए हटाया गया, तो आखिर इमरान खान को क्यों हटाया गया? इमरान खान में और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क था, और इमरान खान के ख़िलाफ़ ही ये साजिश क्यों हुई? उसका एक सबूत कल आपको बाइडेन की स्टेटमेंट से मिल जाता है, क्योंकि इमरान खान के होते हुए अमेरिका हो, कोई भी और मुल्क हो, उसको पता है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों की तरफ, पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक एसेट्स की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, जबकि इन तमाम लोगों के मुफादात इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि इनको ब्लैकमेल करना आसान है, इनसे काम लेना आसान है। और आपने देखा कि गुज़श्ता जब से ये स्टेटमेंट आया है, अगर आप बयानात उठा के देखें तो आपको सवाए पीटीआई के लोगों के कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि जो इसको कन्फ्रंट करे। सुबह से अगर आप देखें, सबसे पहले इमरान खान ने इसकी जो है वो मजम्मत की। शहबाज शरीफ साहब तो अभी हमें उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहे सुबह से कि वो हैं किधर। उसके बाद डॉक्टर शीरी मज़ारी ने, उसके बाद मैंने, उसके बाद हमाद अज़हर साहब ने, उसके बाद असद उमर साहब ने, उसके बाद पीटीआई की जो बाकी सारी लीडरशिप है, सिर्फ अगर कोई कंडेमिनेशन आई है, मजम्मत आई है इस बयान की, तो सिर्फ पीटीआई के लोगों की तरफ से आई है, बाकियों की तरफ से तो इसकी कंडेमिनेशन तक जो है वो प्रॉपरली नहीं आई। और अभी अभी मरियम नवाज़ की जो ट्वीट आई है, आप अंदाज़ा लगाएं कि बयान बाइडेन ने दिया है, मरियम नवाज़ कंडेम जो है वो इमरान खान को कर रही है। मरियम नवाज़ का तो बस नहीं चल रहा कि वो डिक्लेयर कर दें कि जनाब मैं पाकिस्तान में अमेरिका की सफ़ीर हूँ, और अगर डिमार्च लेने जो हमारे डेविड ब्लूम जो हैं वो मसरूफ़ हैं, अमेरिकन एम्बेसडर जो यहाँ पे हैं, तो वो उनका बस नहीं चल रहा कि मैं आ जाती हूँ मुझे दे दें। एक ही बात है ना, इन लोगों का कोई पाकिस्तान के बारे। जब आपने ऑक्शन में हुकूमत ली है, देखें ना, ये हुकूमत को इलेक्ट होकर तो नहीं आई हुई, ये हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी तो नहीं है, ये हुकूमत तो एक ऑक्शन के ज़रिए ली गई है, और अब उस ऑक्शन के पैसे पूरे किए जा रहे हैं। लिहाजा ये हुकूमत कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान के जो मुफादात हैं उनकी हिफाजत नहीं कर सकती। अभी भी आपने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, ये लोग जब वहाँ पे गए तो ये सिर्फ तस्वीरें बनवा के खुश हो गए। शहबाज शरीफ साहब को 1.5 घंटा तकरीबन ये वहाँ पे लाइन में खड़े हो रहे कि मैं बाइडेन साहब से हाथ मिला लूँ। जब आपका वज़ीर आज़म इतना घटिया हो, जब आपका वज़ीर आज़म की अप्रोच इतनी ज़्यादा सतही हो कि मैंने जाके तस्वीर खिंचवानी है और उसके लिए घंटा लाइन में लग जाना है, फिर कौन मुल्क आपकी इज़्ज़त करेगा? और जो ये बयान आया है ये इसी तनाजुर में आया है, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। लेकिन मैं अमेरिका को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी लीडरशिप कमज़ोर है, हमारे अवाम कमज़ोर नहीं है। हमारे जो 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, इसको कमज़ोर ना समझें। आपने अफ़गानिस्तान में एक छोटी सी पॉपुलेशन थी 2.5-3 करोड़ की, आपने उनके साथ 20 साल जो है आपने दुनिया जहान के वहाँ पे आपने बम मार लिए, कर लिए, आपने अपना बेड़ा गर्क किया। आप पाकिस्तान की कौम से पंगा ना लें। और जिस तरह से इमरान खान एम्फेसिस करते हैं कि हम अच्छे ताल्लुकात के हामी हैं, लेकिन हम ग़ुलामाना ताल्लुकात के हामी नहीं। आप हमसे बराबरी के ऊपर ताल्लुकात कायम रखें, बिस्मिल्लाह। अगर आप हमें ग़ुलाम बना के रखना चाहेंगे, ये जो ऊपर हमारे 15, 20, 40, 50 लोग बैठे हुए हैं, 75, 100 लोग बैठे हुए हैं, इनको तो आप ग़ुलाम बना सकते हैं, ये 22 करोड़ लोगों को आप ग़ुलाम नहीं बना सकते। कल का जो इलेक्शन है वो भी इसी तनाजुर का फ़ैसला है। इमरान खान कल जो 7 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं और 8वीं सीट के ऊपर हमारे मुल्तान से मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ रही हैं, ये इलेक्शन पीटीआई का इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की आज़ादी और ग़ुलामी का इलेक्शन है।
सो तमाम जो हमारे वोटर्स हैं, जो लोग यहाँ पे, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये मौका मिला है। हम इलेक्शन हमेशा लड़ते हैं मुकामी मसाइल के ऊपर, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बस ये हमारी बसें ठीक नहीं हैं, गलियाँ ठीक नहीं हैं, सड़क बननी होनी होनी चाहिए। वो हम अपने ज़ाती मसाइल पे इलेक्शन होते हैं। ये इलेक्शन है जो पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। आप आज़ाद पाकिस्तान के हामी हैं, आप ग़ुलाम पाकिस्तान के हामी हैं। अगर आप आज़ाद पाकिस्तान के हामी हैं तो कल आप बैट के ऊपर मोहर लगाएंगे और पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान को, ये एक अलामत है, इमरान खान पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की अलामत है और उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला कल आप मोहर लगाएंगे। और ये जो सारी सीटें हैं, ये एक बार फिर, जिस तरह पिछली दफ़ा पंजाब का इलेक्शन हुआ था, असल में तो हम 20 में से 17 सीटें जीत गए थे। 2 सीटें जिस तरह से 35 वोटों से वहाँ की सीट हराई गई और फिर ये हमारा मुजफ्फरगढ़ वाला, ये तो सीटें हराई गई, अदरवाइज़ तो हम सीधे सीधे 17 सीटें जीत गए थे। यहाँ पे तो मुझे उम्मीद ये है कि कल हम 8 की 8 सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ जीतेगी और सिर्फ लीड का देखना है हमने कि लीड कितनी होगी। मैं दोबारा ये अर्ज़ करना चाहूँगा पाकिस्तानी वोटर्स से, आप जो जो इन हलकों में हैं, आप खुशकिस्मत हैं। आपको ये मौका मिल रहा है कि आप पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, हमारी जो माशी सूरत हाल है वो आपके सामने है, वो लेकिन मैं हमाद अज़हर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि उसके ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब मीडिया के हज़रात का शुक्रिया। ये जो बाइडन साहब का सदर अमेरिका का बयान आया है, वो अगर उसके ऊपर अगर गौर किया जाए तो शायद उनको किसी ने ये नहीं बताया था कि दुनिया में एक न्यूक्लियर सेफ्टी इंडेक्स होती है और जुलाई 2020 में पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज़्यादा इस सेफ्टी इंडेक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड की और 19वें नंबर के ऊपर आज पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर सेफ्टी इंडेक्स के अंदर आता है। यानी हमारे जो असासे हैं, हमारे एटॉमिक असासे हैं, वो दुनिया के सबसे सेफेस्ट हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस सेफ्टी इंडेक्स में हिंदुस्तान 20वें नंबर पे आता है, यानी कि हम हिंदुस्तान से भी बेहतर हैं। चाइना 14वें नंबर पे आता है और पहले नंबर पे अमेरिका नहीं है, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे ज़्यादा जिस कंट्री ने इम्प्रूव किया था 2020 में उस सेफ्टी इंडेक्स में, और आज भी वो इंडेक्स जो है उसमें हम 19वें नंबर पे हैं, वो पाकिस्तान था। ये भी बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए क्योंकि किस्म किस्म के बयानिए जो हैं वो फ्लोट आजकल कर रहे हैं। कभी हमें ऐसे नज़र आता है कि इज़राइल को तस्लीम करने का बड़ा पोशीदा तरीके से बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी हमें ये नज़र आता है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान के असासों के ऊपर कोई ऐसी बात शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान अपने किसी भी न्यूक्लियर असासे के ऊपर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। तो ये बात इसके ऊपर, ये और पूरी कौम जो है वो, पूरी आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी आवाम जो है वो इस मामले को बड़े हसास तरीके से देखती है। तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कोई रद्द अमल अभी तक नहीं आया हुकूमत की तरफ से, ऐसे लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है, उन्हें समझ नहीं आ रही। और हमें बताया क्या जा रहा था कि जी बिलावल वो अपनी इंटर्नशिप करने वो जो आया हुआ है फॉरेन मिनिस्टर, वो गया है जी, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, इसहाक डार की वो सूट कसे हुए हैं और वो IMF के साथ मीटिंगें हो रही हैं, और लेकिन बयान अमेरिका से ऐसे आ रहे हैं। तो जहां हमारी माशी पॉलिसी तबाह हो गई, जहां हमारे मुल्क में पिछले 5 माह में इंसानी हकूक़ तबाह हो गए, जहां तवानाई का शोबा तबाह हो गया, वहाँ पे हमारी खारजा पॉलिसी भी जो है उसके अंदर कोई एक मजबूत मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान की इस कमज़ोर क़यादत की तरफ से जो आज हमारे मुल्क पे मुसल्लत है, हमें नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरे हाल में है। डॉलर्स जो एक रेट अनाउंस किया जाता है कि आज ये एक्सचेंज रेट है, और वो एक्सचेंज रेट अगर मार्केट रेट है तो उस पर तो लातादाद डॉलर्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। कोई भी शख्स या कोई भी बैंक जाके जितने मर्ज़ी डॉलर ख़रीद भी ले उस रेट पे और बेच भी दे। लेकिन स्टेट बैंक, प्राइवेट बैंक्स को अपनी इंपोर्ट की एलसियाँ रिटायर करने के लिए कोई नए डॉलर उस रेट पे नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं जो एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आ रही हैं उससे स्क्वायर करें, जिसका मतलब ये है कि हमारी पेंडिंग आउटगोइंग पेमेंट्स इंपोर्ट की एलसियों की और दूसरी आउटवर्ड पेमेंट सर्विसेज की वो बहुत ज़्यादा पाइलअप हो चुकी हैं। और ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है, जिसका मतलब है आने वाले दिनों में मज़ीद हमारे डॉलर इनफ्लोज जो हैं वो कम होंगे जब ये आउटगोइंग पेमेंट्स जो है वो बाहर जाएंगी। हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नीचे जा रही हैं, हमारे जो बैरून मुल्क से हमारे पाकिस्तानी तरसीलात भेजते हैं वो नीचे जा रही हैं, और हमारे मुल्क में ग्रोथ रेट की जो शरह है वो 0% के करीब प्रोजेक्ट की जा रही है।
तो आप अंदाज़ा लगाएं, और सनत अब सबको पता है कि बंद हो रही है, महंगाई जो है वो अरूज पे है। तो ये पहले मिफ्ता साहब का एक वो इमेच्योर सा और एक बचगाना एटीट्यूड था जिसने मीशत को तबाह किया। अब ये डार साहब का नंबरों को ऊपर नीचे करके ज़बरदस्ती एक दो चीज़ें करके अकाउंटेंट की तरह इसको हैंडल करके मीशत ऐसे नहीं चलती। इस वक्त पाकिस्तान को उसकी माशी, सियासी, इक़्तिसादी पॉलिसी के लिए, ख़ारजा पॉलिसी के लिए एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है। एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिसको पूरे पाकिस्तान की हमायत हो। एक ऐसे लीडर को ज़रूरत है जो चारों सूबों का, पांचों इकाइयों का लीडर हो। एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है कि जो डंके की चोट पर रख के पाकिस्तान का मुफाद जो है उसका हर फोरम के ऊपर दिफा कर सकता हो। ये नहीं कि गोरे को देख के वैसे ही उसके आसाब जवाब दे जाए। तो वो लीडर इस वक्त इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद भी है। और हम ये नहीं कह रहे कि जिस तरह आपने इनको एक साजिश के ज़रिए मुसल्लत कर दिया था, आप इमरान खान को मुसल्लत कर लो। हम कह रहे हैं आवाम पे छोड़ दिया जाए। फ्रेश मैंडेट लेने का वक्त आ चुका है। मुल्क एक क्राइसिस में दाखिल हो चुका है और ना तो सियासी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ना ही इक़्तिसादी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और अब खारिजा पॉलिसी के अमूर पे भी हमें नाकामियाँ नज़र आ रही हैं। तो बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सकता है हमें इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए ताकि एक मजबूत लीडरशिप मुल्क में आए। जी, कल के इलेक्शंस के हवाले से हमारी सिक्का बंद तैयारियाँ हैं। 17 जुलाई को आपने देखा कि जो नतीजा आया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया, धांधली के बावजूद स्वीप किया। कल हमारा मार्जिन ऑफ विक्ट्री और भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह ताला। तमाम हमारे जो कारकुन हैं उनकी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, पोलिंग के और बंदोबस्त जो है पोलिंग एजेंट्स के। और मैं एक और बात बता दूं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो कल के हैं वो एक बार आईने पाकिस्तान पढ़ लें। किसी किस्म की इलेक्टोरल प्रोसेस में मदाखलत, 2 साल की उसकी इम्प्रिजनमेंट है, किसी भी किस्म की मदाखलत। और ये हम इंश्योर करेंगे कि अगर किसी भी किस्म की मदाखलत की गई इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर या कोई हेरा फेरी की गई तो जो मुतल्लिका स्टाफ है उसको हम कटहरे में भी खड़ा करेंगे और जेल में भी लेके जाएंगे। अच्छा, फवाद साहब, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो इस तरह हैं कि जो लॉन्ग मार्च है उसके मुतल्लिक जो है अब पब्लिक जो है वो कंफ्यूज होती नज़र आ रही है। उनके अंदर अबहाम पैदा किए जा रहे हैं। आपकी जो मुखालिफ पार्टी हैं वो इस बात की यकीन दहानी उन्हें करवा रही है कि शायद लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इसके मुतल्लिक बताइएगा कि पार्टी पॉलिसी इस वक्त क्या है? देखिए, बात यह है, लॉन्ग मार्च की कन्फ्यूजन इंशाल्लाह ताला या कल इलेक्शन हो जाए 2-3 दिन में मुकम्मल दूर कर देंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन का जो बयान है, प्रेसिडेंट बाइडेन की जो स्टेटमेंट है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। बड़ी कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है। पाकिस्तान पर पिछले 15 साल से मुख्तलिफ टैक्टिक्स से प्रेशर था अपने न्यूक्स को फ्रीज करने का। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो कमज़ोर तरीन गवर्नमेंट है, अमेरिकन एक मतलब फिर ये टैक्टिस प्ले कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने न्यूक्स को फ्रीज करे और इस रीजन में कोई बैलेंस ऑफ पावर चेंज करने के मामले में अमेरिका? देखिए, बात यह है कि बाइडन साहब अमेरिका में भी बड़े अनपॉपुलर हैं। वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, एक तो तवज्जो उठाने के लिए, और ये हमेशा उनकी कोशिश होती है कि बाहर हम कोई अपना मामला जो है वो कर दें, जिससे ऐसा नहीं है। जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, ये तो एक नॉन निगोशिएबल है पाकिस्तान के लिए, पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको करें। अलबत्ता ये ज़रूर फ़िक्र की बात हमें इसलिए हुई है, जो आपने भी सवाल किया है कि ये हम पे दबाव है, ये हम पे इसलिए भी हमें ज़्यादा फ़िक्र है कि ये जो इज़राइल के साथ राब्ते बढ़े हैं और 1-2 जर्नलिस्ट जो हैं वो इज़राइल गए, उनको वहाँ पे भेजा गया, वो वापस आए हैं, उन्होंने बड़ी यहाँ पे खुल खिला के बातें की पाकिस्तान में, ये और इसके साथ फिर ये बयान आना, इससे ये फ़िक्र हुई है। लेकिन इंशाल्लाह ये हुकूमत ये नहीं कर सकती, इनकी कैपेसिटी नहीं है। लोग इनको, ये बेचारे बाहर खड़े होके पहले ही बर्गर नहीं खा सकते, अब तो इनके ये इस तरह की हरकत करके जाएंगे कहाँ? साहब, आप ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म में बार बार जो जिक्र कर रहे हैं कि भारत जब संजीदा तो मुज़ाकरात कर ले तो इससे दोनों मुल्कों में गुर्बत कम होगी, तो मुज़ाकरात करने में हर्ज क्या बार बार तरीके इंसाफ की मुखालफत रही? देखिए, हमें असल में जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ये जो मौजूदा हमारी क़यादत है ये इतनी कमज़ोर है और इनके असासे सारे मुल्क से बाहर हैं और ये इतनी कॉम्प्रोमाइज़्ड है कि इन हसास मामलात के ऊपर इन लोगों को, जिनको अवाम की हमायत भी हासिल नहीं है, जो मुंतखब भी नहीं है, आप देखें ना शहबाज शरीफ साहब के पास तो सिर्फ 350 में से 85 सीटें हैं पार्लियामेंट में, ये जाके बात करेंगे, इनके पास क्या मैंडेट है बात करने का अमेरिका के साथ, या हमारे न्यूक्लियर एसेट्स की सेफ्टी को इंश्योर करेंगे? ये तो मुंतखब क़यादत, वो क़यादत जिसके असास से, जिसका जीना मरना इस मुल्क में है, जिसकी सियासत इस मुल्क में है, जिसको अवाम की हमायत हासिल है, जो हकीकी
माने में अवाम के लीडर हैं, वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। भारत की मैं भी बात भारत कर की बात रहे कर हैं, रहा हूँ। लेकिन एक दूसरा इसमें देखें, आप कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके तो नहीं बात कर सकते। ज़ाहिर है मोदी को जो इक़दामात हैं कश्मीर में वो वापस लेने होंगे, तब मुज़ाकरात होंगे। ये हमने पाकिस्तान में 75 साल जो आपने हमें पूरा यहाँ पे शहीद करवाया है, हमारा जेल में तो कोई कब्रिस्तान ही नहीं है जो कश्मीर की उसमें शहीद नहीं है। ये जो इतने सारे शहीद हुए हैं, आप चाह रहे हैं हम इनकी कब्रों पे मट्टी डाल के ऊपर से इंडिया से हम सारे हंसी खुशी रहने लग पड़े? ये तो नहीं होना। तो हमें उनकी भी ज़रा फिक्र करनी है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इमरान खान अगर सारी सीटों से जीत जाते हैं, असेंबली में तो उन्होंने फिर नहीं जाना, तो क्या फिर भी आप समझते हैं कि लोग जो है इन्हें वोट देंगे? देखिए ये इलेक्शन जो है ना, इनकी सिंबॉलिक अहमियत है, वरना इस वक्त पार्लियामेंट की तो कोई अहमियत नहीं है। पार्लियामेंट में तो ना कोई नॉन फंक्शनैलिटी है, कोई काम नहीं हो रहा। ये जो इलेक्शंस हैं ये आज़ाद पाकिस्तान और ग़ुलाम पाकिस्तान के इस्तारे के ऊपर हो रहे हैं। तो जो लोग पाकिस्तान की आज़ादी के हामी हैं वो इमरान खान को वोट देंगे, और इंशाल्लाह हम तो जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है किसी वक्त भी अनाउंस हो जाए। सर ये बताइएगा कि आरिफ अलवी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हल्कों के दरमियान जो टकराव की जो कशीदगी के हालात हैं उसको कम कराने के लिए कोशिश करें, उनकी जो कोशिशें हैं वो किस हद तक कारगर साबित हो चुकी हैं? आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक ऐसे मैं समझता हूँ सदर हैं जिन्होंने सदर के ओहदे की जो इज़्ज़त और एहतराम है वो वापस लाएं, और उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान में मामला जो हैं वो तय हों, मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, और मुझे उम्मीद ये है कि आरिफ अलवी अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे। फवाद साहब ये बताइएगा कि अभी तक कोई इस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात हैं वो इसी नतीजे पे पहुँचे हैं, और कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च है वो भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसी के रिस्पॉन्स में आएगा, तो इसमें क्लियर कर नतीजे पे तब पहुंचेंगे जब टीवी पे बैठ के ऐलान होगा कि मुल्क में असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं और नए इलेक्शन अनाउंस कर दिए। साहब ये बताइएगा कि अमेरिकी सदर का जो बयान आया है, हाँ, पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को शुक्र करना चाहिए कि वो दुनिया में नहीं है, वरना आज की जरदारी लीग ने तो उनको भी फारिग कर देना था जो हालात जा रहे हैं। तो भुट्टो और पीपल्स पार्टी का जितना इस पार्टी से ताल्लुक़ है उतना ही एतज़ाज़ एहसन को बिलावल भुट्टो और जरदारी पीपल्स पार्टी से निकालेंगे, ये तो क़यामत की निशानी है। इसको क्या कहें आप। मेरा ये ख्याल है कि एतज़ाज़ साहब पाकिस्तान के उन चंद लोगों में हैं जिनकी बेइंतहा रिस्पेक्ट है, जिनकी बेइंतहा हर जगह के ऊपर उनकी उम्मीद है। हमारे भी वो क्रिटिक रहे हैं, वो हमें खुल के तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन बहरहाल एतज़ाज़ साहब एक बड़ा नाम है और उनका तमाम ही जगहों के ऊपर एहतराम है। बाकी मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी से ना निकाल कौन सकता है, वो वही पीपल्स पार्टी हैं जो 2-4 रह गए हैं, वही तो हैं। ये तो अभी तो मुझे शक ही है कि ये बेनज़ीर भुट्टो और अगर पीपल्स पार्टी जरदारी साहब उन्हें निकालेंगे तो एतजाज़ साहब की साख में मज़ीद इजाफा होगा, और ये बड़े एजाज़ की बात होगी। बड़ी अमेरिकी सदर ने बयान दिया, इससे जो अमेरिकी मुखालिफ बयानियां ऑलरेडी इमरान खान में चल रहा है, आप समझते हैं कि सियासी तौर पर आपको इसका फ़ायदा हुआ है और इमरान खान के बयानिए को मज़ीद तक़वीत? देखिए हम अमेरिका मुखालिफ नहीं है, अमेरिका मुखालिफ बाइडन तो ख़ुद अमेरिका में पॉपुलर नहीं है। सो मसला सिर्फ यह है कि हमें ये जो जहन है ना कि पाकिस्तान ग़ुलाम होगा अमेरिका का, इससे प्रॉब्लम है। सो बाइडन साहब का जो स्टेटमेंट है वो दोबारा इजहार है उसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमने रवा रखना है। और अनफॉर्चुनेटली हमें जो शहबाज शरीफ के साथ या मरियम या जरदारी या बिलावल के साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब ये गोरों को देखते हैं ये ऐसे नीचे गिर जाते हैं कि जैसे पता नहीं ये वहाँ पे क्या इन्होंने उनका जो है वो किया हुआ है, इनके एसेट्स वहाँ हैं, चीज़ें वहाँ हैं, ये सारे जो हैं इनके बैग अगर आप तलाशी लें किसी वक्त एयरपोर्ट पे जाते हुए तो सिवाय बूट पॉलिश के इनके पास होता ही कुछ नहीं है, ये सिर्फ ब्रश और बूट पॉलिश लेके बाहर चले जाते हैं। थैंक यू जी।